धीरे धीरे पूरे हॉल को भर देते हैं, जैसे म्यूजिक बनता है। लेयर बाय लेयर ऑडियंस को सूरज की रोशनी दिखती है, रंगीन शीशे से छन कर आती हुई एक सफेद दुल्हन पर धीरे से पड़ रही है। दो फिगर एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जैसे ही वो अपने वाव्स बोलने वाले होते हैं, म्यूजिक बदल जाता है, अचानक गम से छाया हुआ। प्यार और संस्कार का वो खूबसूरत नजारा टूटे पानी में झलक की तरह बिखर जाता है, जैसे कि वो सारी खूबसूरती सिर्फ एक सपना थी। ऑडियंस में एक पॉपुलर ऑनलाइन क्रिएटर चिल्लाता है, इस पीस का नाम क्या है, कोई मुझे अभी बताओ। एक सपना वाला वेडिंग खत्म हो जाता है। मैं बो करता हूं और स्टेज से उतर जाता हूं। गाला शेड्यूल के मुताबिक चलता रहता है, लेकिन इंटरनेट की अनजानी दुनिया में वो सोलो पहले ही तूफान ला चुका है। मेरे परफॉर्मेंस की हाई डेफिनेशन फुटेज हर प्लेटफॉर्म पर फैल जाती है। अ ड्रीम वेडिंग ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर पहुंच जाती है। ओह माय, वो अनरियल है। वो उंगलियां पियानो कीज पर नहीं लग रही है। हर एक नोट सीधे मेरे दिल में उतरता है। मुझे ये कहीं भी क्यों नहीं मिल रहा? मुझे मत बताओ कि ये वन टाइम एक्सक्लूसिव है, एक ओरिजिनल, और ये ऐसे ड्रॉप होता है। जैसे ही डिस्कशन इंटरनेट पर फैल जाती है, देश का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब और शांत नहीं बैठ सकता। वो डायरेक्टर नैश को उसी रात हमारे कैंपस भेजते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर एक्सक्लूसिव राइट्स हासिल करने का ऑर्डर दिया जाता है। इसी बीच जेवियर का वेलकम होम बैंक्वेट पूरे जोर पर है। विवियन अपना ग्लास लिए रूम में खड़ी है, हैरान। मेलेडी कहीं नहीं दिख रही है। उसको आज रात परफॉर्म करना था, गेस्ट्स का धन्यवाद करने के लिए। वेन्यू पर वापस डायरेक्टर नैश मुझे बैक स्टेज में घेर लेता है। मिस्टर मूर, क्या खुशी है। हम आपके पीस के एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक है। क्या आप पार्टनरशिप के लिए खुले हैं? वो टेम्पटिंग रेवेन्यू शेयरिंग प्रपोजल्स की एक लड़ी शुरू करता है, लेकिन कुछ भी उसको तैयार नहीं कर सकता था कि मैं कितनी जल्दी मान जाता हूं। मैं उसको पूरा कॉपीराइट बेचना चाहता हूं। उसके लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा डील है। जैसे ही हम फाइनल नंबर पर सेटल होने वाले होते हैं, वेटिंग रूम का दरवाजा धकेल कर खुल जाता है। इथन, बेचो मत, बड़ा सोचो, उन्हें तुम्हें कम मत आंकने दो। ये मेलेडी थी जो लाइव स्ट्रीम देखकर सीधा यहां आई थी, बिना एक सेकंड भी रुके। मुझे पता है तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है सब कुछ के बाद, लेकिन पूरा कॉपीराइट बेचना बेवकूफी होगी। इसे अपने पास रखो और इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूं। मैं तुरंत जवाब नहीं देता। मैं बस एक ठंडा सवाल उसकी तरफ भेजता हूं। जब उन्होंने मुझे मूर एस्टेट से बाहर निकालने के लिए वोट किया था, तुमने हां में वोट किया था। क्या मैं गलत हूं? मेलेडी साफ तौर पर झिझक जाती है। उसकी आंखें किनारों से लाल हो जाती हैं और वो धीरे से सिर हिलाती है। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा है। मैंने परफॉर्मेंस देखी और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो ठंडी प्यार रहित जगह मैंने बहुत पहले ही छोड़ दी थी जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला था। मेलेडी के पास शब्दों का पूरा सैलाब है जो वो बाहर निकालना चाहती है। ईथन, क्या तुम्हें पता है मैं कितना सफर कर रही हूं तुम्हारे बिना प्रैक्टिस करने के लिए? मैं सो नहीं पाती। क्या हम फिर से साथ में खेल सकते हैं जैसे पहले करते थे? मुझे पियानो पर बगल में बैठना याद आता है। हम तब कितने क्लोज थे। वो मुश्किल से ये बोल पाती है कि मैं उसको बीच में ही काट देता हूं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वापस जाओ अपने मेंशन में और वहां खेलो। यहां आकर मेरे सामने बेवकूफी करना बंद करो। मेलेडी वहीं खड़ी, स्पीचलेस। उसने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे इस तरह की गुस्से से कभी देखूंगा। पहले बस उसके एक कैजुअल शब्द से मैं उसके लिए बिना किसी फेल के आ जाता था। एक पूरी दहाई से ज्यादा। उन सालों में मैं कभी देर से नहीं आया। जब मुझे बुखार था तब भी। उसको मुझसे बेहतर पता है कि उसके लिए हमेशा मौजूद रहना मेरे लिए सब कुछ था। तो अब मेरी आंखों में ये कैसी नजर है? तब और अब के बीच का अंतर उसकी आंखों को और भी जला देता है। ईथन, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करते थे। मुझे सच में तुम्हारा प्ले करना पसंद है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? वो शब्द मेरे पेट में घूमते हैं। मैं एक छोटी ठंडी हंसी हंसता हूं। क्या मुझ में कुछ गलत है, या यहां सब अपनी याददाश्त खो चुके हैं? वो कौन था जिसने मुझे कचरा कहा था? कहा था मैं बेकार हूं, कि मेरा आसपास होना सिर्फ एक आंखों में चुभन है, और फिर हाथ मिलाकर मुझे कचरे की तरह बाहर निकाल दिया। बिना सोचे समझे मुझे गटर में धकेल दिया।
और अब जब मेरे लिए सब ठीक चल रहा है, अचानक तुम्हें याद आता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या था। तुम कितनी बेशर्म हो सकती हो। मैं अगला शॉट बिना पलक उठे देता हूं। सबसे पहले, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत है, डॉक्टर को दिखाओ। मुझसे करीब आने की कोशिश मत करो, हम करीब नहीं हैं। मैं उसके सामने अपना फोन निकालता हूं और सिक्योरिटी को डायल करता हूं। सिक्योरिटी, ये बैक स्टेज वेटिंग रूम है। यहां एक अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल मुझे परेशान कर रहा है। कृपया किसी को भेजो और उसको बाहर निकालने के लिए कहो। मैं फोन काट देता हूं और उसकी तरफ देखता हूं। दूसरा, मेरी जिंदगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा समय कीमती है और मैं जो थोड़ा सा बचा है उसको तुम जैसी नकली इंसान मेलोडी मूर से बहस करने में बर्बाद नहीं करना चाहता। उस पल गम और अपमान की एक लहर मेलोडी पर टूट पड़ती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। पिछले समय में उसने बहुत नखरे किए थे और बहुत परेशानी पैदा की थी। कई बार मेरी इज्जत भी कुचले बिना सोचे समझे, और हर बार अगले दिन तक उसके एक अधूरे माफी से मैं उसको बिना किसी झिझक के माफ कर देता था। हम फिर से ठीक हो जाते। तो उसने हमेशा सोचा था कि जब तक वो इस बार पीछे हटने को तैयार है तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बाकी सब हुआ था, कि अगर वो थोड़ा सा झुककर अपनी गलती मान ले तो मैं शुक्रगुजार हो जाऊंगा और उसके साथ वापस आ जाऊंगा। तो चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो इसका मतलब नहीं समझ पाती। उसने अपनी इज्जत निगल ली थी और खुद यहां आई थी, और मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था बिना पलक झपकाई। वो अभी भी शौक और अपमान को दबाने की कोशिश कर रही है और खुद को फिर से रैंक और गिल्ट ट्रिप करने के लिए तैयार कर रही है, जब सिक्योरिटी गार्ड वेटिंग रूम में तूफान की तरह आता है। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप यहां स्टूडेंट है? अगर नहीं तो आपको तुरंत जाना होगा। डर के एक झलक मेलोडी के चेहरे पर पहली बार दिखती है। वो आगे बढ़ती है जैसे कि वो इससे बहस करके निकल जाएगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगा लिए हैं और उसको पूरी तरह से इग्नोर किया है। उसको गुरूर में चोट लगने का एहसास होता है और उसके सीने में तेज चुभन फैल जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब कैसे हुआ, और उससे भी कम कि वो लड़का जो कभी उसे अपनी पूरी दुनिया मानता था, इतना कैसे बदल गया। पहली बार कोई जो हमेशा सबसे ऊपर खड़ा रहा था डर रहा है। वो डरती है कि वो साया जो हमेशा उसका पीछा करता था, आखिरकार इस पल में उससे हमेशा के लिए आजाद हो गया है। जैसे जैसे सिक्योरिटी गार्ड का रवैया और सख्त होता जाता है, मेलोडी के पास शर्म से सिर झुकाने और किसी भटके हुए कुत्ते की तरह कमरे से बाहर निकल जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जब वो सूनी और खोखली मूर एस्टेट लौटती है, तब जेवियर के वेलकम होम बैंक्वेट का समापन चल रहा होता है। जेवियर स्टेज पर स्पॉटलाइट के नीचे अपनी पूरी ताकत से परफॉर्म कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर भीड़ में अपनी दूसरी बहन पर पड़ती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। जेवियर समझता है कि शायद उसका गाना उसे प्रभावित कर गया है। उसे नहीं पता कि मेलोडी की आंखों में आंसू आने वाले हैं, लेकिन वजह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका गाना सुनना बेहद तकलीफदेह है। फर्क साफ है। ईथन ने सिर्फ अपने पियानो से पूरे हॉल को अपने नियंत्रण में कर लिया था, जबकि उसका असली भाई उसी स्टेज पर ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। यह फर्क इतना दर्दनाक था कि उसका रोने का मन करने लगा। वो रात बेचैनी में गुजारती है और अगली सुबह देर तक सोती रहती है। जागते ही सबसे पहले वो अपना फोन उठाती है और सावधानी से चैट विंडो में एक संदेश भेजती है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उसे अनब्लॉक कर दिया गया हो। लेकिन जैसे ही स्क्रीन जगमगाती है, एक न्यूज नोटिफिकेशन सामने आ जाता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने आधिकारिक तौर पर पियानो प्रोडिजी ईथन मूर के साथ एक डील का ऐलान किया है, जिसके तहत अ ड्रीम वेडिंग का पूरा कॉपीराइट $2 मिलियन में खरीद लिया गया है। यह खबर पढ़कर वो खुद को रोक नहीं पाती। कितना बेवकूफ है, उसे जरा भी बिजनेस सेंस नहीं है। उसने उससे जल्दबाजी में बेचने से मना किया था। इंडस्ट्री में अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर वो भरोसे से कह सकती है कि सिर्फ रॉयल्टी ही अगले 10 वर्षों में कम से कम $5 मिलियन तक पहुंच जाती, और ये तो 20 या 30 साल बाद मिलने वाले भारी मुनाफे की बात किए बिना है।
यह खबर उसके सीने में चुभती है और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उस प्रदर्शन को देखने के बाद जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया था, वो जानती है कि ईथन की तकनीक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तक पहुंचने में बड़े बड़े उस्तादों को दशकों लग जाते हैं। यही एहसास उसके भीतर एक ऐसे शक को जन्म देता है जिसे वो झटक नहीं पाती। क्या ईथन हमेशा खुद को पीछे रखता रहा था? जब भी वो उसके साथ बैठकर अभ्यास करता था, क्या वो जानबूझकर अपनी असली क्षमता छिपाता था? और उसके जाने के तुरंत बाद उसकी प्रतिभा इतनी विस्फोटक तरीके से कैसे सामने आ गई? क्या वो हमेशा चुपचाप उसके अहंकार के लिए रास्ता बनाता रहा? दूसरी ओर $2 मिलियन हाथ में आने के बाद मैं सीधे अस्पताल जाता हूं, कुछ आयातित दवाइयां खरीद कर बाहर निकलता हूं और सड़क किनारे बैठकर एक स्ट्रीट क्रेप ऐसे खाने लगता हूं जैसे कई दिनों से भूखा हूं। नैश कार्टर वहां से गुजरता है और यह सब देख लेता है। अगर उसने अपनी आंखों से यह न देखा होता तो वो कभी यकीन नहीं करता। वो पियानो प्रोडिजी जिसने अभी अभी एक ही रचना से $2 मिलियन कमाए हैं, किसी निर्माण मजदूर की तरह फुटपाथ पर बैठकर स्ट्रीट फूड खा रहा है। खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार मैं स्टूडियो पहुंचता हूं और अ ड्रीम वेडिंग की पूरी रिकॉर्डिंग करता हूं। नैश कार्टर दोनों हाथों में एक प्रीमियम चाय का कप लिए मेरी ओर आता है। मिस्टर मूर, पूरी रकम ट्रांसफर कर दी गई है, एक एक पैसा। वो मेरी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए इतना सम्मान क्यों दिखा रहा है? इसकी वजह सीधी है। मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूं और 20 साल की उम्र में मैंने ऐसी रचना तैयार की है जिसे लोग पहले से ही क्लासिक मान रहे हैं। कौन कह सकता है कि यह बस शुरुआत नहीं है? क्या होगा अगर दूसरी रचना भी आए या तीसरी? अभी संसाधन लगाकर और अच्छे संबंध बनाकर रखना ही समझदारी है, ताकि जब अगली उत्कृष्ट कृति सामने आए तो उनका नाम सबसे पहले हो। नैश कार्टर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाता है। मिस्टर मूर, हमारे सफल पहले सहयोग के लिए अगर आपके पास इसी स्तर की कोई और रचना हो तो उम्मीद है कि आज आपको समझ आ गया होगा कि हम कितने गंभीर हैं। हम आपके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे। लेकिन उसकी सारी गर्मजोशी एक दीवार से टकरा जाती है। उसने तारीफ और सम्मान से भरी पूरी बात कह दी है और मैं वहां एक खंभे की तरह बैठा हूं, बिना किसी प्रतिक्रिया के। हाथ मिलाने के लिए उठने की शिष्टता तक नहीं दिखाता। उसका अभिमान भीतर ही भीतर उसे नाराज करता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में वर्षों बिताने के बाद वो हर तरह के सनकी जीनियस से मिल चुका है, जो मानते हैं कि दुनिया या तो उन्हें सलाम करे या फिर कुछ भी ना कहे। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, मैं आखिरकार अपनी नजर उठाता हूं और बोलता हूं, उसके लिए माफ कीजिए, मेरा ध्यान भटक गया था। लेकिन जब आप अगली रचना को लेकर इतने उत्सुक हैं तो इंतजार क्यों करें? उससे बेहतर समय और क्या होगा? चलिए अभी सुन लीजिए। मैंने ये बात बिल्कुल सामान्य स्वर में कही, लेकिन मेरे शब्द सुनते ही उसका जबड़ा लगभग खुला का खुला रह गया। मेरे पास एक और पूरी तरह मौलिक रचना तैयार है और ये अ ड्रीम वेडिंग के बराबर खड़ी हो सकती है। शब्द हवा में गिरे और पूरा स्टूडियो एकदम शांत हो गया। सिर्फ नैश कार्टर ही नहीं, उसके बगल में बैठा साउंड इंजीनियर भी अविश्वास से मुझे घूरने लगा। उनकी नजर में अ ड्रीम वेडिंग ऐसी रचना थी जो एक पीढ़ी में मुश्किल से एक बार जन्म लेती है। एक ऐसा क्लासिक जिसे उसके रचयिता के जाने के बाद भी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 20 साल की उम्र में ऐसी रचना लिख पाना ही असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। लेकिन अब मैं दावा कर रहा था कि मेरे पास उसी स्तर की एक और रचना मौजूद है। ऐसी बात सुनकर किसी की भी रूह क्यों ना कांप उठे। इस समय नैश कार्टर के चेहरे के भाव देखने लायक थे। उसे लग रहा था मानो उसे सोने की खान मिल गई हो। अगर मैं सचमुच पहली रचना जैसी दूसरी उत्कृष्ट कृति भी प्रस्तुत कर सकता था तो मेरी संगीत प्रतिभा की गहराई की कल्पना करना भी मुश्किल था। फिर भी उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, इतना असाधारण व्यक्ति इस उद्योग में 20 साल तक पूरी तरह गुमनाम कैसे रगाड़? खुद को संभालते हुए नैश कार्टर ने सम्मानपूर्वक बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर उतरी, तेज और घने स्वरों की बाढ़ फूट पड़ी। संगीत इतना तीव्र था कि उसमें लगभग हिंसक ऊर्जा महसूस हो रही थी और उसी क्षण मेरे भीतर भी कुछ बदल गया। ऐसा लगा मानो मैं हर सुर के माध्यम से अपनी किस्मत से लड़ रहा हूं।
जीवन ने जो कुछ भी मुझे दिया था या मुझसे छीन लिया था, उसके खिलाफ अपना सारा आक्रोश उंडेल रहा हूं, जब तक कि भीतर कुछ भी शेष ना रह जाए। नैश कार्टर उत्साह से कांप उठा। उसे महसूस हो रहा था कि उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया है। अ ड्रीम वेडिंग अपनी लुभावनी खूबसूरती के कारण कमजोरी बन गया था। तकनीकी रूप से वो बहुत सुसज्जित था। दूसरा पीस बिल्कुल उल्टी दिशा में गया। उंगलियों की चकराने वाली गति ऐसे लगती थी जैसे हाथ एक ही समय में एक दूसरे से लड़ रहे हों। मूर एस्टेट के शांत हॉल में विवियन कुछ देर से मेलोडी के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मेलोडी, उठो, नीचे आओ और खाओ। लेकिन जब दरवाजा धीरे धीरे खुलता है तो मेलोडी बिखरी हुई दिखाई देती है। वो एक भूत की तरह बाहर निकलती है, बाल उलझे, आंखें खाली। उसे देखकर विवियन को झटका लगता है। मेलोडी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? लेकिन बाद में विवियन असली वजह समझ जाती है। क्या ये ईथन के बारे में है? क्या तुम कल रात उससे मिलकर चुपके से आई थी? क्या उसने तुम्हें कुछ बुरा कहा था? चलो, मैं अभी उससे बात करती हूं। विवियन सोचती है कि वो ईथन को कुछ परेशान करने वाला बता सकती है। उसके अपने बेपरवाह बर्ताव ने ईथन को सच में आहत किया था। पर मेलोडी ने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब झेलना पड़ा? मेलोडी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे गाने मैंने थे? क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि मैं उनमें से कोई भी लिख सकती थी? विवियन पलक झपकाती है और जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करती है। बेशक वे तुम्हारे ही हैं, और किसने लिखे होंगे? लेकिन उन शब्दों का असर उल्टा होता है। मेलोडी और तेजी से रोने लगती है। वो ईथन था, उन सब का लेखक वही था। उसने सब मेरे लिए लिखे थे। क्या तुम पागल हो गई हो? वो एहसान फरामोश रद्दी गाने कैसे लिख सकता है? विवियन को समझ ही नहीं आता कि मेलोडी किस बारे में बात कर रही है। ईथन तो एक दशक से इस छत के नीचे रहा था और उसने कभी किसी संगीत प्रतिभा के बारे में कुछ नहीं कहा। और अगर वो सच में संगीत जानता भी हो तो इसका तुम्हारे गानों से क्या लेना देना? जब से ईथन ने मुझे ब्लॉक किया है, मिस्टर वेल भी पूरी तरह से गायब हो गए हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि मिस्टर वेल ईथन है। विवियन शांत हो जाती है। फिर उसे समझ आता है कि मिस्टर वेल कौन है। उसने मेलोडी के लिए विशेष रूप से कई गाने लिखे थे, हर एक असाधारण रूप से उच्च गुणवत्ता का। हर प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर वे हिट थे। विवियन ने एक बार मेलोडी की तरफ से उनका धन्यवाद देने की कोशिश की थी, पर वो कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। इन सभी वर्षों में मिस्टर वेल ने केवल एक निजी ऑनलाइन चैनल के जरिए ही मेलोडी से संपर्क किया था। यदि ऐसा कोई ईथन होता तो विवियन को विश्वास ही नहीं होता। असंभव, ये तो संयोगी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास उस तरह की प्रतिभा हो। लेकिन उससे पहले कि वो बोल पाती, मेलोडी उसे रोक देती है। ईथन के पास सच में ये प्रतिभा है। तुम शायद हाल ही में मनोरंजन समाचार पर ध्यान नहीं दे रही हो, पर उसने अभी अभी कुछ असाधारण रिलीज की है। मेरे अपने मेंटोर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने उसके अधिकारों के लिए मोटा भुगतान किया। विवियन ने मनोरंजन खबरें नहीं देखी थी, पर यह सब सुनकर उसका ध्यान ईथन की ओर मुड़ जाता है। यह वही एहसान फरामोश रद्दी है। वो पूरा समय लंबा खेल खेल रहा था। मोर्टे में एक दशक से ज्यादा समय तक एक भी नोट नहीं बचे, और जैसे ही वो सामने आता है, मास्टरपीस गिरा रहा है। तभी विवियन के वकील का फोन आता है। मिसेस मूर, मेरे पास उस निजी जांच के नतीजे हैं जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। पुराना मामला, वो अफवाह कि ईथन ने एक महिला स्टूडेंट को परेशान किया था। सबूत निर्णायक है। लड़की ने पूरी बात गढ़ी थी। ईथन पर शुरू से अंत तक गलत आरोप लगाए गए थे। हमें लड़की के अकाउंट में एक पेमेंट मिला। ट्रांसफर के नाम पर आपका भाई जेवियर मूर का नाम है। यह खुलासा बम की तरह लगता है। विवियन अचानक खुद पर छोटा सा मलाल महसूस करती है। उसे वो समय याद आता है जब यह स्कैंडल पहली बार हुआ था। उसने उस आरोप को बस अपने प्रिजम्पशंस के चलते ईथन पर थोप दिया था, और मूर नेम की बाकी खोखली इमेज बचाने के लिए उसे इंसाफ से वंचित कर दिया था। इंटरनेट फिर से आग पकड़ लेता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से दूसरे पियानो पीसेस के राइट्स खरीदने की खबर अचानक आ जाती है और वो तुरंत टॉप ट्रेंड बन जाता है। लोग हैरान हैं।
नहीं हो सकता, इस आदमी के साथ क्या हो रहा है? वो मशीन की तरह मास्टरपीस दे रहा है, एक दिन में एक। क्या वो इंसान भी है? ईथन मूर आखिर कौन है? इसी बीच मैं कैंपस की पहाड़ी के पीछे पार्क में छुपा हुआ बैठा हूं, रेलिंग पर झुका झील देख रहा हूं। एक पेरेंट और बच्चा रोबोट के कॉस्ट्यूम में पार्क में गुजर रहे हैं। शायद ये 2 जन्मों की तन्हाई आखिरकार मुझ पर हावी हो रही है। मैं उस सीन को देखकर थोड़ी बहुत जलन महसूस करता हूं। जानता था क्लास बंक करने वाला राजा यहीं छुपा है। आज तुम कहां थे? मैंने तुम्हें क्लास में नहीं देखा। एक जानी पहचानी तेज आवाज मेरे ख्यालों को तोड़ देती है। क्लेयर सीढ़ियों के नीचे खड़ी है और हाथ आगे बढ़ाती है। तुम मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? जल्दी आओ और मेरा हाथ पकड़ो। मैं झुककर उसे ऊपर खींचता हूं, पर जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़कर अपना वजन डालती है, मैं लगभग झील में ही गिर जाता हूं। ईथन, क्या तुम ठीक हो? तुम आजकल बहुत कमजोर लग रहे हो। मैं सांस रोकता हूं और उन शब्दों से कुछ टूटता हुआ महसूस करता हूं। अगर यह कोई मामूली बीमारी न होती तो शायद मैं क्लेयर की फीलिंग्स को फेस करने का हौसला कर पाता। हेलन और सन्नी के साथ एक आलसी दोपहर बिताने के लिए भी मेरे पास टाइम होता, पर क्लेयर के ये अनौपचारिक शब्द मुझे सपने से जगा देते हैं और ठंडी हकीकत में खड़ा कर देते हैं। एक मरते हुए आदमी को ऐसी इच्छाओं का हक नहीं होता। ईथन, तुम इन दिनों कमाल कर रहे हो। सुना है तुमने 2 मिलियन में 1 पीस बेचा है। ऑनलाइन हर कोई तुम्हें जीनियस बोल रहा है। मैं दर्द दबाकर सख्ती से कहता हूं, क्लेयर, मुझे नहीं पता कि अब हम क्या है। अगर हम कुछ और होते तो शायद मैं इसे छोड़ देता। क्लेयर का चेहरा जड़ सा हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बोलूंगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने तुम्हें नाराज किया? तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं बदल गया हूं। जब मैंने उस ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्या तुम जानती हो उन्होंने मेरे लिए कैसा फ्यूचर पेंट किया? उन्होंने कहा कि मैं टॉप म्यूजिशियंस और इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ काम करूंगा, कि मैं ऐसी दुनिया में कदम रखूंगा जहां मेरी पहुंच पहले नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए उन चीजों में से कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं हूं। क्लेयर का हल्का शरीर कांप जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। मेरे शब्द उसे सुई की तरह चुभते हैं। मैं घर पहुंचते पहुंचते थक के पुराने सोफे पर गिर पड़ता हूं। हेलन आवाज सुनकर जल्दी आती है। उस सोफे पर मत सो प्रिय, वहां ड्राफ्ट है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अपने बेड पर जाओ और आराम करो। जब वो मुझे कंबल से ढकने की कोशिश करती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। उसे एक दिल दहला देने वाली खोज होती है। उसके बेटे का वजन करीब करीब कुछ भी नहीं रह गया है। मेरे बेटे, उन्होंने तुम्हारे साथ वहां क्या किया? उसी दिल दहला देने वाली चुप्पी में सामने दरवाजे पर तेज दस्तक गूंजती है। हेलो, क्या कोई दरवाजा खोल सकता है? क्या घर में कोई है? अनचाही मेहमान विवियन दरवाजा खोलने आई है। वो मेरे मुंह बंद रखने और एक शांत समझौते के लिए आई है, पर इस बार वो अकेली आई है, असिस्टेंट नहीं। मेकअप और आउटफिट सावधानी से चुना गया है, हॉट शॉट और पहुंच दिखाने के लिए। हेलेन आंसू पोंछकर दरवाजा खोलती है। जब वो विवियन को देखती है तो चेहरा सख्त हो जाता है। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम निर्दयी औरत? हेलेन की तिरस्कार भरी आवाज पर विवियन की नकली स्माइल ठंडी पड़ जाती है, पर वो प्रो है, जल्दी संभल जाती है। पिछली बार हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और वो आज शांत बातचीत के लिए आई है। विवियन ने यूनिवर्सिटी तक भी देखा था, पर मैं वहां नहीं था। जब हेलेन हिचकिचाती है, विवियन अंदर फिसल जाती है। बस एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे ज्यादा सर्जियस मत लो। वो एस्टेट से 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी चाय की डिब्बियां कॉफी टेबल पर रख देती है, पर हेलेन तुरंत उन्हें उठाकर दरवाजे की तरफ धकेल देती है। इसे वापस ले लो, यहां किसी को तुम्हारी चैरिटी नहीं चाहिए। यह बर्ताव विवियन को चौंका देता है। वो सोचती है कि इस फैमिली का दिमाग घूम गया होगा। वे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई फ्यूज पलटने को तैयार हो जो विवियन के दिमाग में जला रहेगा। हेलेन को हमेशा कंट्रोल्ड और हैंडल करने में आसान माना गया था, तो अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी क्यों सख्त हो गई? कृपया शांत हो जाओ, मैं सच में तुम्हारे बेटे से मिलने आई थी। मैं उससे दिल से माफी मांगना चाहती हूं। मुझे पता है मैंने पहले चीजें गलत तरीके से हैंडल की थी।
सच्चाई ये है कि विवियन न सिर्फ माफी मांगने आई है, उसे मुझसे कुछ चाहिए भी, इसलिए उसने अपना गर्व दबा लिया। ये वही औरत है जो अपनी दुनिया पर तानाशाह की तरह राज करती है। उसने पहले ही तंज कर लिया था कि विवियन माफी मांगने आई है। हेलेन थोड़ी नरम पड़ती है, पर सावधानी बरकरार रहती है। वो अभी भी उसे भगा देना चाहती है। पिछली बार भी जब ये सब कहा गया था कि वो सुधार के लिए आई है, सब चिल्लाहट में बदल गया था। हेलेन विवियन को बाहर निकालने ही वाली होती है जब मैं अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता हूं। मां, तुम किससे झगड़ रही हो? विवियन मुझे देखती है और तेजी से आगे बढ़ती है, दूरी घटने से पहले कि मैं कुछ कर पाऊं। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मुझे बस कुछ मिनट चाहिए। मैं ऊपर तक नहीं देखता, पीछे हटकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता हूं, पर मेरी ताकत नहीं है। वो हैंडल पकड़कर कसकर पकड़े रहती है। क्या तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? मेलेडी टूट चुकी है। वो कई दिनों से सोई नहीं है, खासकर उस रात के बाद जब उसने तुम्हें देखा था। वो पूरी तरह खाली होकर घर आई, खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, दिन भर अपने कमरे में बंद रहती है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। उसका मुझसे क्या लेना देना? हेलेन के ताने से पहले ही मैं थक चुका हूं। विवियन की सब्र सीमा टूटने लगती है। शायद वो अभी भी मुझे उसी आज्ञाकारी छोटे भाई की तरह देखती है जिसने कभी नाटक नहीं किया था। उसकी आवाज तेज हो जाती है। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? मेलेडी टूट रही है और तुम यहां खड़े होकर ठंडी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारे पास कई बार आई हूं, हर बार अपना गर्व दबाकर। क्या तुम्हारे पास कोई जमीर नहीं? उसकी आवाज में हिचक दिखती है जब मेरे कानों में एक दहाड़ भर जाती है और अंदर एक भयानक तेज दर्द उठता है, इतना कि मैं आवाज नहीं निकाल पाता। विवियन अभी भी बड़ी बहन का दुखी अभिनय कर रही है। मैं मानती हूं कि मैंने अतीत में कुछ चीजें गलत संभाली हैं। अगर तुम मुझसे उस बात के लिए नाराज हो, ठीक है, पर तुम्हें मेलेडी के साथ ऐसे बर्ताव करने का क्या हक है? क्या तुमने उस रात उससे कुछ भयानक कहा? क्या तुमने उस पर हाथ उठाया? और वह कैसे ऐसी हो सकती है? मैं बाकी चीजें छोड़ दूंगी, पर तुम मुझे आज सच बता दो, उसने निराशा भरे चेहरे के साथ कहा। उसने वो पुरानी चीजें देखीं जिनको उन्होंने लापरवाही से मेरे ऊपर थोप रखा था, और मान लिया था कि मैं अभी भी हमारे रिश्ते को संभालता हूं, पर वो खुद को धोखा दे रही थी। अब तक मैं खुद को संभाल पाया था और बोल पाया। क्या तुम सबके साथ कुछ गलत हो गया है? जिस दिन तुमने मुझे बाहर निकाला था, क्या तुमने शैंपेन नहीं फोड़ा था? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो अचानक क्यों टूटी? और तुमने खुद कहा था कि वो आग जिस पर विवियन बैठी थी अब आखिरकार खुलेगी। बस करो एहसान फरामोश रद्दी। उसका हाथ उठता है, वो थप्पड़ मारने ही वाली होती है, जैसा वो पहले बिना सोचे समझे कर चुकी थी, पर मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूं। वो चौंक कर लड़खड़ा जाती है। क्या ये सब ऐसे खत्म हो गया? क्या तुमने उससे पूछा भी कि असल में क्या हुआ? विवियन अब शांत हो जाती है, क्योंकि ये सच है, उसने कभी मेलेडी से असली वजह नहीं पूछी थी। उसने बस मेलेडी को उदास देखा और तुरंत मान लिया कि यह मेरी ही गलती होनी चाहिए। मेरे घर से निकल जाओ। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, सिर में तेज दर्द फिर उठता है और मैं दोनों हाथों से अपनी खोपड़ी दबा लेता हूं, खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? विवियन बीच में रुक जाती है। मुझ में कुछ गलत है, यह साफ दिख रहा है। ईथन, क्या तुम ठीक हो? पुरानी रिपोर्ट दिमाग के अंदर चमक कर निकलती है। कुपोषण। बैठ जाओ, 1 मिनट आराम करो। मैं कल तुम्हारे लिए एक स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगी, वह खुद से कहती है और मन में थोड़ी राहत महसूस करती है। अब तक उसने जो किया है, मेरी हेल्थ का जो भी होगा, उससे उसका लेना देना नहीं है, और पहले जो हुआ उसके बारे में वो कहती है, मैं गलत थी, मैंने इसकी जांच करवाई थी। उस लड़की ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला था, उसने ये सब गढ़ा था, लेकिन अब सब अतीत है, इसे फिर से मत लाना। ये सब झूठ और ड्रामा है, बस क्योंकि मूर फैमिली के साथ चीजें कैसे खत्म हुई है ना। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें मूर एस्टेट वापस आने दूंगी। वो ये सब अपने आने से पहले ही तय कर चुकी थी। इसे एक तरह का मुआवजा समझो। एक बार वापस आओगे तो मैं फिर से मेलेडी का सपोर्ट भी करूंगी, और बिल्कुल बिजनेस नजरिए से भी ईथन में इन्वेस्ट करना सही रहेगा जब सब कुछ टर्म्स के साथ तोला जाएगा। यही वो डिसीजन है जिस पर वो पहुंची है, लेकिन वापसी की एक शर्त है।
तुम मुझसे और मेलेडी से माफी मांगोगे। आखिरकार अगर तुम वापस आते हो तो हम फैमिली है और तुम्हारे जो शब्द और बिहेवियर थे उन्होंने